एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। आज 140 करोड़ भारतीय सेना पर गर्व कर रही है। 140 करोड़ भारतीय अपनी सेना पर, हिंद की सेना पर नाज कर रहे हैं। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के कसूरवारों और उनके आकाओं को बहुत बड़ी चोट दी है। सरहद पार आतंकी दरिंदों पर कार्रवाई में हिंदुस्तान की सेना को सिर्फ 25 मिनट या ये कहें कि सिर्फ 1500 सेकेंड ही लगे और इन 1500 सेकेंड में भारतीय वीरों ने पाकिस्तान में आतंकवादियों और उनके आकाओं की साजिश के 1500 टुकड़े कर डाले। जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर आधी रात उत्तर में सवाई नाला कैंप से शुरू हुआ था और दक्षिण में बहावलपुर में आतंकवादियों के कैंप तक ये जारी रहा। इस दौरान आतंकवादियों के 9 बड़े ठिकानों पर हमला करके उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर आतंक की ट्रेनिंग के अब वो 9 सेंटर हम आपको दिखा रहे हैं जिन्हें आज खाक में मिला दिया गया है। इनमें से 5 ठिकाने पीओके में हैं, जिनमें मुजफ्फराबाद में सवाई नाला टेरर कैंप, मुजफ्फराबाद में ही सैयदना बिलाल, कोटली में गुलपुर कैंप, भिम्बर में बरनाला कैंप, कोटली में अब्बास टेरर कैंप शामिल है। भारतीय फौज का ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 5 ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आगे बढ़कर पाकिस्तान के अंदर घुसकर 4 और आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। इनमें सियालकोट में सूरजमल और महमूना जोया कैंप भी शामिल है। मुरीदके में मरकज तैयबा कैंप और बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह कैंप शामिल है। भारतीय सेनाओं ने एकजुट होकर सिर्फ 25 मिनट के भीतर आतंक के 9 बड़े सेंटर को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके साथ ही 15 दिन पहले हुए पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम भी ले लिया गया है। भाई कोई है उसे? ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। Indian armed forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures. हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम का इंतकाम ले लिया गया है। आतंकवादियों को उन्हीं की मौत मारा गया है। आपको बताते चले, अभी पूरी तरह से आंकड़ा तो साफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से खुद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि 75 से 80 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के भीतर आकर यह स्ट्राइक की है, तो उसी से आप अंदाजा लगाइए कि अगर इतने विमान हमारे घुसे हैं तो तबाही कितनी बड़ी रही होगी। घर में घुसकर मारा है, आतंकवादियों को बताकर मारा है कि अगर तुमने आग दिखाने की कोशिश की तो फिर तुम्हारा अंजाम क्या होगा, तुम्हें जहन्नुम तक पहुंचाएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी और साथ ही नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। इसके अलावा बाहर से भी हमारे तमाम गेस्ट है वो जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी, सबसे पहले आपकी टिप्पणी। अब चूंकि कई घंटे बीत चुके हैं, रात के 1:30 बजे तकरीबन ये खबर सामने आ गई थी और उसके बाद से ही देश के भीतर जश्न का माहौल है। अब आगे क्या यहां से? चित्रा जी, अब इसके आगे भारत को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। भारत को पूरे सारे आईबी सेक्टर में और एलसी सेक्टर पे बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बेवकूफ़ी कर सकता है। क्योंकि भारत ने तो केवल उनके आतंकवादी शिविरों को और आतंकवादी हेडक्वार्टर्स जो थे उनको स्ट्राइक किया है, उनके किसी मिलिट्री टारगेट पे नहीं, किसी सिविल टारगेट पे नहीं, और बिल्कुल प्रिसाइज अटैक उन आतंकवादियों ने जिन्होंने भारत में ये पहलगाम का एक गंदी हरकत की थी, एक हीनस क्राइम और क्रूरता और घिनौनी हरकत की थी, उसका हमने उनको सजा दी है, दंड दिया है। लेकिन पाकिस्तान जब रिटेलिएट करता है तो वो सोचता नहीं है, वो पागलपन में कुछ भी कर सकता है।
और इसीलिए भारत को सावधान रहने की ज़रूरत है और सचेत रहने की। हमारी सेनाएं बिल्कुल सक्षम हैं, पूरी तरह से हमारी वायुसेना, हमारी जल सेना और थल सेना तीनों बिल्कुल सतर्क हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत अगर कुछ उन्होंने नासमझी में और बेवकूफ़ी में कुछ अगर गलत कदम उठाया तो उसका अच्छी तरह से, इससे भी ज़्यादा उसमें शौर्य और पराक्रम के साथ मिलेगा। है सर, हम लोग पूरा इलाज क्यों नहीं कर देते? जब हमारा पड़ोसी हमारे लिए नासूर बना बैठा हुआ है, वो बार बार हमारे निर्दोष लोगों की जान लेगा, तो ऐसे पाकिस्तान का पूरी तरह से इलाज बहुत जरूरी है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान सामने आया है। इशाक डार ने कहा है भारत के 75 से 80 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की है। क्या कुछ कहा गया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ओर से? चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, हवाइयां उड़ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा ये करे क्या। लगातार उनकी जुबान लड़खड़ा रही है। डर और दहशत पाकिस्तानी हुक्मरानों के भीतर भी देखने को मिल रही है। भारत के 75 से 80 विमानों ने की है स्ट्राइक। इशाक डार ये बोल रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका चेहरा आपको बता देगा कि इस वक्त पाकिस्तान के भीतर डर और दहशत का माहौल क्या है। सुनिए। करीबन उनके 75 से 80 जेट फाइटर जो थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर 1 घंटे के करीब ये फाइट हुई। तो डिप्टी पीएम है, चेहरे का रंग बता रहा है कि इस समय पाकिस्तान में मुंहतोड़ जवाब जो भारतीय सेना की ओर से दिया गया है, उसके बाद वहां पर किस तरह से डर और दहशत का आलम है। तो जब आप देख रहे हैं आतंकी ये आका हैं, जब इनका ये हाल है तो फिर आतंकवादियों का क्या ही हाल हुआ होगा। और इसी वजह से आतंकी मसूद अजहर की ओर से बकायदा चिट्ठी जारी कर कहा गया है कि काश मेरी भी मौत हो जाती। अब वो कुत्ते की मौत मरेगा या कौन सी मौत मरेगा ये भारतीय सेना हमारी तय करे, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो भी है। और जनरल मुनीर कौन सी बिल में छिपा हुआ बैठा हुआ है, अभी उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हमारे साथ एक और खास मेहमान एयर मार्शल आरसी वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहली टिप्पणी, हमारी सेना ने शानदार कोऑर्डिनेशन, सहयोग आपस में दिखाते हुए ये जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उसके बाद जितने चेहरे सामने आ रहे हैं, चाहे वो आतंकवादियों के हों, आतंकवादियों के आकाओं के हों, सबके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि वो अब करे तो करे क्या। ये एक बहुत ही सफल संयुक्त अभियान रहा तीनों सेनाओं का। हमारी नौसेना ने कराची बंदरगाह को कंट्रोल किया, हमारी थल सेना ने पूरे बॉर्डर को अपना कंट्रोल किया और हमारी वायुसेना जो है उसने आक्रमण किया। ये उसी तरह है जैसे किसी हॉकी के खेल में एक पास देता है, दूसरा गोल करता है। यहाँ पर हमारे जो रक्षक थे अपने बॉर्डर की सुरक्षा करते हुए और दुश्मन को उसके घर में ही दबाए हुए उन पर आक्रमण किया और ये बहुत ही एक सफल अभियान था, बहुत आवश्यक था। जैसा अभी जनरल चतुर्वेदी ने बताया कि जितने भी आतंकी ठिकाने हैं उन्हीं पर और इन आतंकियों के खिलाफ ही सारी कार्रवाई की गई है। किसी भी आम पाकिस्तान के आम नागरिक या किसी उनके सेना के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया गया है और ये हमारे सिद्धांत के बिल्कुल अनुकूल है। हम नहीं चाहते हैं किसी निरपराध का उसकी हत्या हो या उसका नुकसान हो, परंतु आतंकवाद का हम समूल नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और करते रहेंगे। जिस प्रकार से इन्होंने हमारे निरीह नागरिकों की हत्या की वो बहुत ही एक दर्दनाक और एक अक्षम्य अपराध है और उस पर उनको शिक्षित करना बहुत आवश्यक था और उनको दंडित करना भी बहुत ज़रूरी है। अब हमारा जो संकल्प है कि हम आतंकवाद को अपने पड़ोस से बिल्कुल समूल नष्ट करेंगे और उसके लिए हम बराबर तैयार हैं, तैयार रहेंगे। समूल नष्ट करेंगे कैसे? ये पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ की तरह से है, उसको सीधा करने की कितनी भी कोशिश करो, बार बार युद्ध में हराया, एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बावजूद वो मानता कहाँ है, फिर से वो आतंकवादियों को भेजता है और उसके बाद दहशतगर्दी को अंजाम देता है। आपने कहा कि लेकिन समूल उसका आतंकवादियों का नाश करना जरूरी है, तो वो होगा कैसे मैं आपसे जानूंगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान ब्रिगेडियर जगदीप दहिया जी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर। रविंदर सचदेव जी विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीप दहिया साहब, आपके पास आते हुए, अब चूंकि ये खबर आ चुकी है और कई घंटे बीत चुके हैं, पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हुई हैं और प्रधानमंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं। पहले तो बड़ा सबूत मांगते थे, सबूत दो, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, नहीं कौवे उड़ाए गए हैं, ये किया गया है, किस तरह की बातें कही जाती थी। और आज तो चीख कर उसी के हुक्मरान कह रहे हैं कि घर में घुस कर मारा है, हमें तबाह कर दिया हमें। जगदीप दहिया जी। भारत ने आज जो
स्ट्राइक किया है वो सीमित रखा है बिल्कुल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और इसमें भारत ने ये भी बोला है कि हमने इसमें बहुत रिस्ट्रेंट का और इस्तेमाल किया है, और जो हमारी कमिटमेंट थी कि हम घुस के मारेंगे, और जो जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है और उनके पीछे जो आका है उनको मारेंगे। जहां तक कि पाकिस्तान में इस समय एक बड़ी बौखलाहट की स्थिति है। ये जो भी आपने इशाक डार का जो बयान बताया कि भाई 85 से 90 भारत के हवाई जहाज, देखो ये जहां तक मेरा जो आइडिया है वो है कि अभी पाकिस्तान इसको ना बढ़ चढ़ के बढ़ा रहा है। हमारा जो टारगेट रहा है बड़ा सीमित रहा है, एंड हमने ये भी साथ बोला कि हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते। लेकिन अभी देखो उन्होंने बोला कि भाई इतना बड़ा एयर स्ट्राइक हुआ है, हमने 9 ठिकानों पे 21 टारगेट को हमने गिराया है। ये एक एयर कैंपेन पैकेज था, वो अब उसकी तह में जाने की जरूरत नहीं है कि हमारे जहाजों ने IB या LC क्रॉस किया है नहीं किया है, लेकिन हमने जो टारगेट थे वो POK में भी थे और पाकिस्तान में भी थे, उन सभी को हमने तबाह किया है। अभी पाकिस्तान की जो लीडरशिप में ना उसमें लीडरशिप क्राइसिस आ गया है, वहां पे एक बड़ी बौखलाहट है। जैसा कि अभी वो उनके प्रधानमंत्री का बयान आया था कि भाई अभी बहुत हो गया, आपने जो कर दिया अभी इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कि, और हम नहीं चाहते कि इसके अंदर एस्केलेशन हो। ऊपर से आसिम मुनीर ने बोला कि भाई हमें फ्री हैंड दो पाकिस्तान आर्मी को, जैसे कि इंडियन आर्मी को फ्री हैंड मिला हुआ है, हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने फ्री हैंड दिया हुआ है। फिर शाहबाज उनके प्राइम मिनिस्टर फिर से आएगी, अभी हमने आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है। तो इसके पीछे एक लीडरशिप क्राइसिस नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ की इतनी ताकत है क्या सर? इतनी ताकत है क्या कि अपनी आर्मी को फ्री हैंड देगी? पूरा का पूरा देश तो वो आर्मी ही चला, वो आसिम मुनीर है कहाँ, वो उसका पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग लगातार तुम्हारे देश के अंदर घुसकर तुम्हारे पाले पोसे आतंकवादियों का हमने क्या हाल किया है वो तस्वीरें देखने के लिए भी आसिम मुनीर सामने नहीं आ रहे हैं। जिहादी एक जनरल जो लगातार अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है और वो पॉलिटिकल बयान देता है, वो जिहादियों जैसा आतंकी हाफिज सईद बयान देता है, उस तरह का उसका हाल का कई बयान सामने आए हैं। और यहाँ पर देखिए जनाजे पर यहाँ पर किस तरह से लाइन से है और तमाम आपको कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं पुलिस प्रशासन के। बाकी जल्दी से नीरज एक टिप्पणी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर ये किया जा रहा है, इनको देखिए शहीद का दर्जा दे रहे हैं। और देखिए सामने आप कह रहे थे पुलिस और आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। ये दिखाता है कि किस तरह का गठजोड़ है आतंकवादियों में और पाकिस्तान के जो स्टेट एक्टर्स हैं, यानी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना और उनकी सरकार, सारे नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। और इसीलिए उनको जो स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है यहाँ पर, जब उनको जनाजे को उठाया गया अंतिम संस्कार को ले जाने के लिए, तब उस वक्त भी उनके जो पाकिस्तानी सेना के और पुलिस के अधिकारी थे वही कंधा दे रहे थे उनको। ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान जो आज तक कहता आया था कि ये जो आतंकवाद है नॉन स्टेट एक्टर्स जो करते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं, स्टेट एक्टर्स दर्जा देते हैं आतंकवादियों को। इसी वजह से तो अमेरिका जैसे देश को ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद उसको समंदर के बीचों बीच में डालना पड़ा था कि कल को पाकिस्तान उसको भी शहीद ना बता दे। वो तो मानते ही है, वो छिपा हुआ कहाँ था 9/11 का अटैक करने के बाद, वो पाकिस्तान में छिपा हुआ था। अभी वो तो 2011 की बात हो गई चित्रा। अभी पिछले महीने मार्च के महीने में ही इन्होंने एक आतंकी को पकड़कर दिया है, अमेरिका को दिया है, FBI को दिया है, शरीफुल्ला, वो भी पाकिस्तान में ही छिपा हुआ था। ये कहा गया कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर था, दरअसल ये शरणार्थ बदलने की कोशिश कर रहा होगा ना कि आतंकवाद, हम देखिए आतंकवादियों को पकड़कर आपको सौंप रहे हैं, और ट्रंप का बयान भी उस पर सामने आया था। लेकिन वो छवि बदलना काम तो नहीं आएगा ना। दुनिया भर में जितने आतंकवादी हैं 70% तो तुम्हारे देश के भीतर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। देखिए ये जो भारत लगातार कहता आ रहा है कि ये जो एपिसेंटर है पाकिस्तान आतंकवाद का, ये एपिसेंटर सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये वैश्विक आतंकवाद का सेंटर है, एपिसेंटर है, और ये गढ़ बन चुका है। POK जो हमारा क्षेत्र है, हमारा इलाका है, उस पर जो कब्जा किया हुआ है, उसको देखिए कितने वहां पर टेररिस्ट कैंप इन्होंने खड़े कर दिए हैं, वहां पर कितने आतंकी आ चुके हैं। इसीलिए भारत का ये कहना है कि हमने जो अटैक किया है वो एपिसेंटर पे किया है, आतंकवाद पे किया है, टेररिस्ट कैंप पे किया है। और ये जो टेररिस्ट है सिर्फ कश्मीर में नहीं आते, अफगानिस्तान में ये
ये लोग जाते हैं, सेंट्रल एशिया में जाते हैं, मॉस्को में पिछले साल इन्होंने जो आतंकी पकड़े गए थे वहां पर अटैक करने वाले, उनके भी तार यहीं से जुड़े हुए थे पाकिस्तान से। बिल्कुल। अभी कुछ महीने पहले स्पेन में जो आतंकी पकड़े गए वो भी पाकिस्तान के। तो चित्रा, ये टेररिस्ट का जो है एपिसेंटर है, इसको बहुत जल्द इसको खात्मा करना जरूरी है। हाँ। अभी ये शुरुआत है, आप देखते रविंद्र रहिए। सचदेव जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, ये जो जनाजा निकाला जा रहा है और जिस तरह से दफनाया जा रहा है पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर, वो क्या आगे हिंदुस्तान के हमारे काम भी आएगा? कि देखिए आतंकवादियों को किस तरह से जमीदोज या जो भी उनका अंतिम संस्कार की उनकी प्रक्रिया होती है उसको किया जा रहा है। ये तो आतंकवादी है ना, इसमें सेना का क्या काम है, इसमें पुलिस प्रशासन का क्या काम है? लेकिन सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, उसके बावजूद पता नहीं इस मुल्क को सबक क्यों नहीं सिखाया जाता है। रविंद्र सचदेव जी। थैंक यू चित्रा जी। एब्सोल्युटली आपने बड़ी सही चीज नोटिस करी और कैप्चर कर रही हैं। आपकी जो जनाजे निकल रहे हैं इनमें इनकी आर्मी या पुलिस ऑफिशियल्स का क्या रोल है, राइट? ये तो मतलब कौन थे? ये तो सिविलियंस हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, राइट? तो ये कोई स्टेट कोई आर्मी ऑफिशियल्स वगैरह तो थे नहीं जो मारे गए, तो फिर क्यों ऑफिशियल्स इनके साथ जा रहे हैं? बट ये रिमाइंड करता है, एब्सोल्युटली राइट, इंडिया को आगे ये दर्शाने में, कन्वे करने में वर्ल्ड थिएटर में कि पाकिस्तान में जो है आतंक और इनके एलीट मिलिट्री सब मिक्स हो चुके हैं, वन। एंड सेकेंडली, इनफैक्ट अभी जो आप बात कर रहे हैं, आई थिंक दुनिया शुड बी थैंकफुल टू इंडिया, बिल्कुल, कि हमने जो एपिसेंटर है उस पर एक स्ट्राइक करी है। ऐसी कोई बड़ी स्ट्राइक कब हुई थी? ओके, अमेरिका ने कोशिश करी थी अफगानिस्तान में, तालिबान में जाकर के करा था, कुछ कर पाया था अमेरिका, राइट? वो अलग टाइप की थी। बट ये भी तो एक एपिसेंटर है जिसके तार यूरोप में जाते हैं, इनफैक्ट इवन आपकी अरब वर्ल्ड में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं और भारत में आते हैं। तो भारत ने ये जो कदम उठाया, और हमारा जो डॉक्ट्रिन है, एक्चुअली मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये क्लियर अब हो गया कि हमारा जो डॉक्ट्रिन है इज टिक फॉर टैट, क्लियर। आप हमें स्कोर करेंगे, हम वापस स्कोर करेंगे। उसके अलावा और भी जो चीजें हैं वो देखी जाएंगी, बट ये हमें मदद करेंगे। ये विजुअल्स, पाकिस्तान के रिएक्शंस और जिस तरह के एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स आ रही हैं, देखिए क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है आपकी? अगर इनके जो डिफेंस मिनिस्टर्स या जो भी कुछ कह रहे हैं कि इंडिया के 70-75 एयरक्राफ्ट वगैरह आए थे, ये बात असलियत हमको पता है, अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता होगी, सऊदी इंटेलिजेंस को पता होगी, जो की प्लेयर्स है, एमिराती इंटेलिजेंस को, रशियंस को, तो जो की प्लेयर्स है उनको तो पता है कि असलियत है क्या। तो ये अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं क्या खो चुके हैं उस कॉफिन में, और कील और नेल गाड़ रहे हैं अपने इस तरह की स्टेटमेंट से ये। एंड सेकेंडली, ये हमें और एक्चुअली हेल्प भी करता है और नीडेड भी है। हमें अमेरिका और वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के साथ वर्क करने में, जैसे अभी मिस्ट्री साहब ने यूएनएससी के जो सारे ऑनवॉयज है दिल्ली में उनको ब्रीफिंग दी, राइट, माइनस पाकिस्तान आए थे, सबको कन्वे करने में कि आप पाकिस्तान पे प्रेशर बनाओ, पाकिस्तान की सरकार पर कि वो एस्केलेट ना करे। देखो पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ये इट हेल्प्स अस ह्यूजली। एक लास्टली मेरा छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा चिंता का, विच इज मोर इन द मिलिट्री डोमेन, बट यस आई वुड जस्ट लाइक टू पॉइंट इट आउट कि देखिए पाकिस्तान का जो भी रिएक्शन हो, लेट अस सी, हमारा प्रयास है और वर्ल्ड कम्युनिटी का और खासकर हमारे दोस्तों का, आई वुड से अमेरिका, सऊदीज और एमिरात्स, कि ये पाकिस्तान को एस्केलेट ना करने दे, प्रेशर कम करें। बट एक वेरिएबल और है कि पाकिस्तान की आर्मी और मिलिट्री के जो माहौल है, हमें क्या पता किस तरह के इनके जुनून है। कोई एक सिरफिरा ब्रिगेडियर कर्नल अपनी एक ब्रिगेड लेके या प्लेटून लेके या कुछ अपने वेपन सिस्टम लेकर के अपने अलग राह पे चल दे और बोले मैं तो जा रहा हूँ भारत पे, मैं तो गाजी हूँ, मैं तो भारत पे अटैक करने जा रहा हूँ, वो एक अलग वेरिएबल है आई थिंक। बट ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट ने फैक्टर कर रखे होंगे ऐसे क्या 10 और इस तरह के वेरिएबल्स, बट वो भी एक वरिंग एस्पेक्ट है। बट द पॉइंट इज इंटरनेशनल प्रेशर इस समय होना चाहिए बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर, और ये जो पिक्चर्स विजुअल्स आ रही है और जिस तरह की ये इररिस्पॉन्सिबली कहीं तो झूठी स्टेटमेंट ये दे रहे हैं, इसके चलते पाकिस्तान अपने कॉज को बल्कि कमजोर ही किया जा रहा है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई और आपने कहा ना कि दुनिया को तो भारत का थैंकफुल होना चाहिए कि हमने आतंकवादी कैंपों को इस तरह से ध्वस्त किया है। थैंकफुल, धन्यवाद तो पाकिस्तान की जनता को भी करना चाहिए कि तुम्हारे वहां जो आतंकवादी पाले पोसे जा रहे हैं, तुम्हारी जमीन को वहां पर आतंकवाद की फसल तैयार कर रहे हैं, हमने उनको तबाह किया है क्योंकि ये पाकिस्तान के आवाम के हक में है।
आपके खुद के बच्चों का भविष्य क्या हो रहा है अगर आतंकवादी आपके बगल में इस तरह से आतंकी कैंप लगाते रहेंगे। वहां के बच्चों का हमें याद है कि किस तरह से एक स्कूल पर हमला हुआ था तो हिंदुस्तान का भी दिल दहला था। उसके बावजूद वहां पर हमने देखा है पाकिस्तान में किस तरह से सड़क पर उतरना होगा इन आतंकवादियों के खिलाफ और अपने जनरल मुनीर के खिलाफ कि नहीं बर्दाश्त करेंगे आतंकवाद को। यह पाकिस्तान के आवाम को तय करना है कि आप अपना भविष्य किन लोगों के हाथों में दे रहे हो। अगर दहशतगर्दों के हाथों में आप दोगे तो आपके मुल्क का क्या भविष्य होगा यह खुद आप समझ सकते हैं। बीते कई सालों से लगातार पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ ही आप देखिए वो अलग हुआ। पाकिस्तान आज कहां खड़ा है, हिंदुस्तान आज कहां खड़ा है, चाहे आर्थिक तरक्की के मामले में हो, सैन्य ताकत के मामले में हो, दूसरी तमाम लीडरशिप के मामले में हो। आप देखिए आपका इमरान खान, उसको वो लोकप्रिय नेता है, जेल में भेज देता है आपका जनरल। और हमारे वहां दिल खोलकर यहां पर लोकतंत्र की बातें करते हुए हमारे तमाम नेता नजर आते हैं। जमहूरियत के नाम पर तमाशा अपने मुल्क का बनाकर रखा हुआ है इन लोगों ने और इसी वजह से पाकिस्तान की जनता को खुद सड़क पर उतरकर इन लोगों को सबक सिखाए जाने की जरूरत है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन यहां पर देखिए फिर वही बात कि पाकिस्तान ऐसा ही है और वो सुधरेगा नहीं। उसके हुक्मरानों की ओर से अभी अपना मुंह जरूर लटकाया जा रहा है ताकि दुनिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा फिर से वो दहशतगर्दी के लिए अपने आतंकवादियों को भेजेगा हिंदुस्तान में। बिल्कुल सही कह रही हैं, ये इससे बाज नहीं आएगा। और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था वो मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ कि पाकिस्तान को हमारा धन्यवाद करना चाहिए कि जिन आतंकवादियों को वो खुद नहीं संभाल पाया, खुद नहीं उनके अगेंस्ट एक्शन ले पाया, भारत ने उसके लिए ये काम कर दिया है। और उसके जो आतंकवाद जिनसे वो खुद कहता है, पब्लिकली कहता है कि हम तो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से ग्रसित हैं, तो हमने उन आतंकवादियों को उससे एक तरह से बिल्कुल आज़ाद कर दिया है। तो पाकिस्तान को हमारा भारत का धन्यवाद देना चाहिए इस कर्ज के लिए, क्योंकि वो इन आतंकवादियों को किसी तरह से उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाया। वो आज फ्रीली घूमते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह से जो करना चाहते हैं वो करते हैं और पाकिस्तान मिलिट्री उनको पूरा सहयोग करती है। ये जो आपने आज वो जनाजे का दृश्य दिखाया था, मैं समझता हूँ उसमें कुछ मिलिट्री के पर्सनल भी होंगे जो जब हमने इन पे हमला किया है आतंकवादी शिविरों में, वहाँ पे वो ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए वहाँ पे होंगे और उनको भी आप कह रहे हैं कि मिलिट्री के लोग भी ट्रेनिंग दे रहे होंगे और इन आतंकवादियों के साथ वो भी चले गए होंगे, वो भी कल मारे गए होंगे। हाँ। तो हो सकता है कि वो भी वहां पर हों और वो इसलिए वहां पे मिलिट्री, इस वजह से मिलिट्री के इतने सारे चेहरे वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और क्या ये भी माना जा सकता है कि जिनको रैप किया गया है पाकिस्तान के झंडे में वो वही हो सकते हैं? क्या इस बात को माना जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि वो मिलिट्री पर्सनल्स हों जो पाकिस्तान झंडे के अंदर जिनको सम्मान दिया गया है। हो सकता है वो ट्रेनिंग वगैरह के लिए इन शिविरों में वहां पर मौजूद हो और वो मारे गए। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं। पिछले 1.5 घंटे से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं हिंदुस्तान की सेना ने जो हमें फख्र करने का, गर्व करने का मौका दिया है। यकीनन आज स्वाभिमान से सिर ऊंचा है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के साथ ही साथ भारत की सेना के सैल्यूट के लिए भी यहाँ पर जो लोग हैं अपने घरों से बाहर निकले। रात के वक्त भी हमने देखा किस तरह से लोगों ने बाहर कैंडल जलाकर एक तरफ मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना को थैंक यू कहते हुए हमारे हिंदुस्तानी इस वक्त, आप सोचिए जो उनकी मनोभावना है, क्योंकि इसी दिन का हम सभी इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहां से आगे की बात, बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एबीपी न्यूज के हमारे कार्यक्रम में थे। एयर मार्शल आरसी वाजपेयी जी, ये सवाल मैं आपसे लेते हुए, और वहां पर उनकी ओर से इशारों में संकेत जरूर दिए गए, हालांकि खोलकर उन्होंने कोई बात नहीं कही। लेकिन जब से मोदी की सरकार आई है तब से हमने देखा एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद ये मिसाइल अटैक, मिसाइल स्ट्राइक इसको कह सकते हैं, बदला पूरा होने की ये जो भावना जिस शिद्दत के साथ अंजाम दिया गया है। नेतृत्व का बहुत बड़ा रोल होता है इस तरह के डिसीजन में, और जो काम नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है, क्योंकि आतंकवादियों ने मारते समय ये बोला था महिला से कि जाकर मोदी को बता देना, तो अब मोदी ने जवाब दे दिया है कि जब हम पलटवार करते हैं तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। आरसी वाजपेयी जी, ये सवाल आपसे ही था। मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो सर? जी 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 मिल रही है। देखिए, जवाब तो हमने दिया और बराबर देंगे। आपने एक प्रश्न किया था पहले कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है, तो मैं बता रहा हूँ कि कुत्ते की पूंछ ही काट दीजिए, टेढ़ी नहीं कर पाएगा। फिर वो समूल नष्ट करने का यही मतलब है। पहले तो हम लोगों ने उनके केवल आतंकवादी
जो ठिकाने थे उन पर हमला किया है, उनको नष्ट किया है। और आपको तो जानते ही होंगे कि ये इसका संचालन कौन कर रहा है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं एक बार फिर से इस तस्वीर को, ISI ये और पाकिस्तान के झंडे में जनाजा जो निकला हुआ है। और जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर विकी चतुर्वेदी जी की ओर से की गई कि हो सकता है ट्रेनिंग के लिए कुछ आर्मी पर्सनल वहां पर आतंकी कैंपों में मौजूद हों और फिर भारत के इस स्ट्राइक में मारे गए हों, और उन्हीं को पाकिस्तान के झंडे में रैप करके अब उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जनाजे को अब दफनाने का काम किया जा रहा है। इन तस्वीरों पर भी आपकी टिप्पणी सर? ये बिल्कुल सही है और उसके लिए वही जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की आर्मी और ISI। और जहाँ पर आप देखेंगे इस तरह के आतंकवादी हमले होते हैं, हमेशा उनका हाथ पाया गया है। भले ही उन्हें नकारते रहें बराबर, मगर वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, मानी नहीं जाएगी। और जब तक इसका हम लोग बिल्कुल नष्ट नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ देंगे उसके अंदर, तो फिर पनपना शुरू कर देगा। अब देखिए उनके आपस में ही अभी जहाँ हम एक तरफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं पाकिस्तान में, वहीं पर हमारे जो आर्मी और ISI वाले हैं वो कोशिश करते हैं कि वहाँ हम अपना मिलिट्री रूल बना लें, हम उस पर शासन करें। कितनी बार वहाँ तख्ता पलट हुआ है। किस प्रकार से उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सेटअप पे काम करेंगे? बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हमें जो उसका आतंकवाद के खिलाफ जो हमने बेड़ा उठाया है उस पर हमें बराबर कार्रवाई करते रहना है। और जो चुन चुन करके उनके जहाँ भी अड्डे हैं हम उनको नष्ट करेंगे। और हमें बताया, जैसा ने बताया, कि हमें पूरा गर्व है कि जिस प्रकार से हम एक संयुक्त अभियान चलाया आपकी बार, संगठित होकर के, एकजुट होकर के, और हर एक सेना के अंग की जिम्मेदारी है और अपनी अपनी जिम्मेदारियां सब पूरी तरह से निभा रहे हैं। बिल्कुल, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी। ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। ये जो संयुक्त प्रयास है, इन कोशिशों के जरिए वो कामयाबी हमको हासिल करनी होगी। पाकिस्तान को सबक सिखाते रहना होगा, वो हमारे नागरिकों को मारे और फिर हम बदला लें, इसकी बजाय हम चुन चुन कर उसके आतंकवादियों। और हाल के दिनों में हमने देखा भी था, जिस तरह की तस्वीर रविंदर सचदेव जी सामने आ रही थी, उसके बाद दहिया जी मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास, हमने देखा भी था कि कई अज्ञात हमलावरों की ओर से आतंकवादियों को जहन्नुम तक पहुंचाया जा रहा था। अज्ञात हमलावरों की ओर से चुन चुन कर मारा जा रहा था। अज्ञात हमलावर जो भी हो, लेकिन भारत की ओर से अब इन कोशिशों को अंजाम देना होगा कि चुन चुन के जहां कहीं भी आतंकवादी हो, आतंकवादी कैंप हो, तो हम इस इंतजार में नहीं बैठे कि हमारे ऊपर हमला होगा फिर हम पलटवार करेंगे और उसके बाद जवाब देंगे। हम 2 कदम आगे बढ़ के जिस तरह से बीती रात कार्रवाई की है, उस तरह की कार्रवाई को आगे जारी रखना होगा। रविंदर सचदेव जी, आपसे ये सवाल है सर, प्लीज जवाब दें। हाँ जी, हाँ जी प्लीज। नो थैंक यू। नो एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए अभी मैं बात कर रहा था पहले कि टिट फॉर टैट डॉक्ट्रिन है, पर टिट फॉर टैट तो तब होती है कि पहले किसी ने हम पे मारा, हमने उसको इक्वली जवाब दिया। अब आई थिंक हम ग्रेजुएट करेंगे। इसके अलावा प्री एम्प्टिव एलिमिनेशन, अब हम खुलेआम क्लियरली इस पॉइंट पे होंगे कि जो आतंकी हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अभी तक होता था जैसे कहा जाता है अज्ञात है, अज्ञात लोगों ने मार दिया चुन चुन के, या जिसको भी मारा इत्यादि। आई थिंक अब वक्त ये आ जाएगा कि हम क्लियरली कहेंगे, या हम नहीं भी कहेंगे, बट लेट द वर्ल्ड ड्रॉ इट्स इंटरप्रिटेशन कि ये था, ये मारा गया, तो ऑब्वियसली इसके पीछे इंडिया है, क्योंकि इंडिया इनको प्रोएक्टिवली एलिमिनेट कर रहा है। और हमें प्रोएक्टिवली एलिमिनेट करने होंगे इनके आइडियोलॉजिकल लीडर्स। यस श्योर, ये कुत्ते की दुम है, ये बदलेगी नहीं। या तो पाकिस्तान में जैसे आप कह रही हैं टोटल रिफॉर्म होगा, पाकिस्तान की अवाम इस रजीम को उखाड़ फेंकेगी, पर वो बहुत मुश्किल है। जिस हिसाब से इनकी आर्मी और इंटेलिजेंस पॉलिटिशियंस को लग रखी है, एम्बेड हो रखी है पाकिस्तान की स्केलेटन में। आर्मी तो कहती है कि मेरा वजूद ही इसलिए कि मैं पाकिस्तान को बचाने के लिए हूं फ्रॉम इंडिया। तो वो बहुत मुश्किल होगा, आई डोंट नो कब होगा कि कोई रजीम चेंज हो, पूरी रेवोल्यूशन आ जाए पाकिस्तान में, मानिए आप, वो मेरे को दिखता नहीं है रियली ऑनेस्टली। तो इस बीच में हमने कोई हम पे मारेगा, हम टिट फॉर टैट करेंगे, बट हमें जहां एडवांस इंफॉर्मेशन भी मिलनी शुरू हुई, हमें उनको जाके प्रोएक्टिवली एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट हमें करना है, ना केवल जिन्होंने पहले कुछ करा है हमारे खिलाफ और खुले घूम रहे हैं पाकिस्तान में, बट जो कुछ प्लानिंग्स चल रही है, कुछ और प्लानिंग्स के जो भी सेल्स हैं, हमें प्रोएक्टिवली जाकर के इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखना है अलोंग विद टिट फॉर टैट। जब कुछ हो हम वापस इक्वल मारेंगे। मीनवाइल हमारी कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि हमें जहां जहां भी अंदाजा मिलता जाएगा, हम ऐसी शख्सियतों को एलिमिनेट करते जाएंगे। बिल्कुल।
और वो मौजूदा वक्त की जरूरत भी है, क्योंकि पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पालता पोसता है, और मुझे समझ में नहीं आता है कि आतंकवादियों के खिलाफ जब हम कार्रवाई करते हैं तो उसके बाद तो पूरी दुनिया को खुद ही फोन करके बधाई देना चाहिए, खुद ही बताना चाहिए आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि आज ये हिंदुस्तान के भीतर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, कल को पाकिस्तान के आतंकवादी दूसरे देशों के भीतर भी, और कई मौकों पर हमने देखा भी है, जिसका जिक्र नीरज आगे करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। पीएम मोदी से बीएसएफ के डीजी ने मुलाकात की है। दलजीत सिंह चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉर्डर के हालात की जानकारी दी है। बीएसएफ के डीजी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके बॉर्डर के हालात की जानकारी दी है। 1 घंटे तक पीएम और दलजीत सिंह की ये बैठक जारी रही। यकीनन बीएसएफ की क्या तैयारी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी हमला किया जाता है, या पाकिस्तान क्योंकि अब जैसे जैसे रात गहराएगी उसके बाद पाकिस्तान की कोशिश होती है, अब वो चैन से बैठेगा नहीं, इस बात को आप मानिए। और पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करना भी जरूरी है, परमानेंट को वो सबक सिखाना पाकिस्तान को जरूरी है कि दोबारा वो इस तरह की हरकत करें नहीं। जगदीप दहिया जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन उसके पहले ये हमने आतंकवादियों को मारा, चकनाचूर किया, हमारे पास पुख्ता सबूत होंगे ताकि वक्त पड़ने पर एक होता है ना कि अगर कोई चाहे कि आपने कहा मारा तो उसको बता सकें कि भैया देखिए ये आतंकवादी कैंप थे, यहीं से दहशतगर्दी को पाला पोसा जाता था। दुनिया को तो एकजुट हो जाना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ मुद्दे पर, लेकिन उसके बावजूद उस तरह की आवाज क्यों नहीं सुनने को मिलती है? इस पर भी बैड टेररिस्ट गुड टेररिस्ट, तुम्हारे वहां मारा तो हमारा लेना देना नहीं, हमारे वो तो आम नागरिक थे ना जिनको निशाना बनाया नीरज, इस पर भी दुनिया एकजुट क्यों नहीं होती है? इसीलिए चित्रा, जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने जितने भी यूएनएससी के मेंबर स्टेट्स हैं, चाहे वो परमानेंट P5 स्टेट्स हों जिसमें अमेरिका, रशिया, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस है, और उसके अलावा जो नॉन परमानेंट स्टेट्स हैं उन सब के सदस्य, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है यूएनएससी का टेम्पररी मेंबर है, तो इन सब के जितने एम्बेसडर दिल्ली में हैं इन सबको बुलाया गया है, विदेश मंत्रालय ने बुलाया है, इनकी ब्रीफिंग कराई जाएगी। और जो हम लगातार पिछले 1-1.5 हफ्ते से बता रहे थे कि कैसे पाकिस्तान में आतंकी हैं, असीम मुनीर का डोजियर है, टेररिस्ट कैंप्स के हैं, जो आज जो हमारे देश की जो महिला सैन्य अधिकारी थी उन्होंने और विदेश सचिव ने जो सबूत दिए कि किस तरह से टेरर कैंप्स को हमने तबाह किया गया, उन सारे सबूतों को इन यूएनएससी मेंबर्स के सामने रखा जाएगा, एम्बेसडर्स के सामने रखा जाएगा, और उनको बताया जाएगा देखिए ये जो आतंकवाद है ये यहाँ से पाकिस्तान से पनप रहा था, इसको पालने पोसने का काम वहाँ की सरकार, वहाँ की सेना और वहाँ की खुफिया एजेंसी करती है, इसीलिए हमने यहाँ टारगेट किया है। अब आपको हमारा साथ देना ही होगा। चीन जो था लगातार P5 मेंबर्स में से थे, एक देश था जो कि हमेशा जो है भारत के यूएन में जाकर वो अड़ंगा लगाता था। मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का जहां बावलपुर में हमने अटैक किया है उसके टेरर हेडक्वार्टर में, उसको वैश्विक आतंकवादी घोषित नहीं करने देता था चीन, लेकिन इस पहलगाम हमले के बाद उसने भी थोड़ा माना है कि आतंकवाद को खत्म किया जाए। हालांकि उसने जो आज हमने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर, उसको लेकर जो है अपना ऐतराज जरूर जताया है, लेकिन उस सबके बावजूद उनके एम्बेसडर भी यहाँ पर मौजूद होंगे, उनको दिखाए जाएंगे ये सबूत कि ये जो आप मित्र कहते हैं, आप कहते हैं हिमालय से भी ऊंची हमारी दोस्ती है चीन और पाकिस्तान की, ये देखिए आपका दोस्त क्या करता है हमारे देश में, हमारे देश के नागरिकों को, मासूम नागरिकों को उनका धर्म पूछकर मारता है। उनका जो सेना प्रमुख है, जो वो जनरल की बजाय वो एक जिहादी, एक मौलाना असीम मुनीर है, उसकी करतूतें आप देख लीजिए और अब आप डिसाइड कीजिए कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में आप हमारे साथ हैं या आप पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा, क्योंकि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। अमेरिका जैसा इतना ताकतवर देश अगर इस आतंकवाद से नहीं बच पाता है, तो आप सोचिए कि इसको जड़ से खत्म करने की कोशिशें तो सभी को करनी होंगी। और दुनिया को यह समझना होगा कि दूसरे देश में आतंकवादी हमला होता है तो उसको लेकर आपका रवैया कुछ और होगा, आपके भीतर होता है रवैया कुछ और होगा। ऐसा नहीं हो सकता। बेगुनाहों की जान लेने वाले इन आतंकवादियों, इन राक्षसों को कड़ा और बड़ा सबक सिखाना चाहिए। और सिर्फ कुछ आतंकवादी जो पकड़े जाएं नीरज, उनके साथ तो वो बर्बरता करनी चाहिए ताकि उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। उनको तुरंत इतनी आसानी से उनको मौत नहीं देनी चाहिए। हमारे लोगों को मारा था धर्म पूछकर, उनकी क्या गलती थी? उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है जिनको चुन चुन कर मारा था? परिवार के साथ किसी की 2 दिन पहले शादी हुई थी, किसी की 2 महीने पहले शादी हुई थी। कोई एक पत्नी अपने पति के साथ डल झील के किनारे आखिरी वीडियो बनाती हैं और उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से अगले ही दिन जाती हैं पहलगाम, उनकी हत्या कर दी जाती है। उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी? 15 दिन उनके 15 साल से भी ज्यादा समय से कटे होंगे। कितनी मुश्किल होगी, उनकी आंखों की नींद किस तरह से उड़ी होगी, इस बात का अंदाजा आप लगाइए। आपके घर का कोई मरता है और जब तक आप बदला नहीं ले पाते हैं उन खूंखार आतंकवादी दरिंदों से, तब तक आपको चैन नहीं पड़ता है। लेकिन अब वो चैन पड़ गया जब बीती रात हमारी सेना ने
आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर सबक सिखा दिया है। यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात। सिंदूर ही तो मिटाया था उन लोगों ने। ये जो वर्ड सिंदूर दिया गया है इस ऑपरेशन के लिए, ये एकदम अप्रोप्रिएट है। मैं तो इस नाम से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट मैंने तो अपनी ज़िंदगी खो दी है। ये नाम बहुत सही है। उन्होंने हमारा सिंदूर ही ख़त्म किया है। इसका नाम रख के, ये बदला लेके उन्होंने हम सारी 26 औरतों को ये दिखाया है कि हम आपके साथ हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि आतंकवादी और उसके आकाओं को लंबे वक्त तक ये जख्म यूं ही हरा रहेंगे। लेकिन यहां पर हैरानी की बात तो यह है कि देखिए, पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर आतंकवादियों का दाह संस्कार, उनको जमीन में दफनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन उसके पहले जल्दी से नीरज आपके पास आते हुए और उन तस्वीरों पर गौर करना जरूरी है। अक्सर हमने देखा है जब भी इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, हमेशा जो पुरुष हमारे बड़े अधिकारी होते हैं सेना के, वो सामने आते हैं। लेकिन शायद इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब 2 महिलाओं ने आकर कमान संभाली है और उनकी ओर से पाकिस्तान, उनके आतंकवादियों को यह बताया गया है कि देखो तुम्हारी औकात क्या है। घर में घुसकर मारा है, वो पूरा मैप से ब्रीफ किया गया है। इसके जरिए क्या संदेश हिंदुस्तान ने आज दिया है? 2 संदेश इसमें साफ थे। एक तो ये था, क्योंकि आपने जो कमान की बात की, अभी तक 4 साल पहले तक हमारे देश में जो महिलाओं को कमान नहीं दी जाती थी सेना में, लेकिन अब वो कमान यानी कर्नल रैंक उनको मिलने लग गई है। और जो आज थी कर्नल सोफिया कुरैशी सामने थी और व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर थी। देखिए चित्रा, जो पहलगाम नरसंहार हुआ 22 अप्रैल को, आतंकियों ने क्या किया? हमारे देश की जो वीर नारियां थी उनके सुहाग को उजाड़ा और उनसे कहा, वीर नारियों से कहा कि जाके बताना कि क्या हुआ है, मोदी को बताना, प्रधानमंत्री को बताना, देश को बताना। लेकिन आज जो भारत ने दिखाया है, इन व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के जरिए ये बताया है कि क्या बताना क्या है। वो हमारे देश की महिलाएं, वीर जो महिलाएं हैं, वो बताएंगी दुनिया को कि हमने हमारे क्या किया है पाकिस्तान में जाके। वहां पर हमने 9 लोकेशंस पर 21 टारगेट किए हैं। हमारे 75 से 80 फाइटर जेट्स वहां पर गए। इतनी तबाही वहां पर मचाई है कि पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी एयरफोर्स को कानो कान खबर तक नहीं लगी कि इतने फाइटर जेट्स, इतने मिसाइल, इतनी जो प्रिसिशन स्ट्राइक जो है रॉकेट्स की आ रही हैं, आर्टिलरी की आ रही हैं, वो हमने किया है, जो आपने किया है। और जो जनरल चतुर्वेदी भी कह रहे थे कि जो आतंकी मारे, जो पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए होंगे। हासिम मूसा क्या है? हासिम मूसा तो पाकिस्तानी सेना के स्पेशल फोर्सेस का कमांडो था, जो कि मेन आरोपी है इस पहलगाम नरसंहार का। इसीलिए क्योंकि ये ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ की एसएसजी जो है इनकी, पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्सेस, ये इन आतंकियों को ट्रेनिंग देती है, इनके साथ क्लब रहती है, बॉर्डर एक्शन टीम बनाती है और इसी तरह के आतंकियों के साथ जो ये तंजीम जो बनाते हैं, ये आतंकी और ये जो कमांडोज होते हैं, ये मिलकर ही करते हैं। लेकिन आम हिंदुस्तानी, मैं आ रही थी और हर जगह सब यही कह रहे हैं, क्या जबरदस्त मारा है भारत की सेना ने, क्या जबरदस्त मारा है। और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना, पाकिस्तान में बैठे इन आतंकवादियों और उनके आकाओं की, वो पीढ़ियां इन तस्वीरों को देखेंगी और वो ये जानेंगे, समझेंगे कि जब भारत के अंदर दहशतगर्दी पैदा करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी जमीन पर हमारी सेना तय करेगी कब और कैसे मारना है और उसका अंजाम पूरी दुनिया को किस रूप में दिखाना है। पाकिस्तान को यह अच्छे से एहसास हो रहा होगा। इसी वजह से हवाइयां चेहरे की उड़ी हुई हैं। आर्मी चीफ कहां है? जनरल मुनीर, उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी, उसके बाद जगदीप जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। ये तस्वीरें देखकर जगदीप भैया जी मैं आ रही हूँ, लेकिन उसके पहले सर चित्रा, मैं आपको 2-3 चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहला कि भारत ने ये बिल्कुल विश्व को संदेश दे दिया है कि टेरर के अगेंस्ट भारत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो उसके ऊपर बहुत उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। दूसरा है कि जो हमारी लीडरशिप, हमारा नेतृत्व जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी कैबिनेट, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप सक्षम है कठोर निर्णय, राष्ट्र हित में कठोर निर्णय लेने में। और तीसरा, जो भारत
ने जो भी अभी कुछ किया है, मैं समझता हूँ सही। जल्दी से, मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद हमने पाकिस्तान को इस तरह का कोई सबक नहीं सिखाया, हमने क्या सिर्फ डोजियर दिया था? चित्रा, बिल्कुल आपकी बात सही है। लीडरशिप मेक्स ए डिफरेंस। उस वक्त भी हमारे करीब 170 के करीब हमारे भारतवासी बेचारे उसमें मारे गए थे, लेकिन हमने, जबकि उस वक्त भी भारतीय सशस्त्र सेनाएं सक्षम थी, हमने उसका सही जवाब नहीं दिया और उसकी वजह से बहुत कुछ होता रहा। जवाब क्यों नहीं दिया? लीडरशिप की कमी थी? वो घर में घुस कर मारो, ये वाली भावना नहीं थी? अगर आप बिल्कुल क्लियर टर्म्स में मेरे से जानना चाहती हैं तो मैं कहूंगा लीडरशिप की डिफरेंस था, लीडरशिप में कमी थी। क्यों बचना चाहती थी हमारी लीडरशिप? हमारे लोग मारे गए, कई उसमें विदेशी लोग भी शामिल थे जो हिंदुस्तान हमेशा ये सोचते थे कि अगर हमने कुछ किया तो क्या हो जाएगा। हाँ। हमेशा दूसरे का देखते थे, लेकिन जब राष्ट्र हित में हम दूसरों से सर्टिफिकेट लेते थे जी, राष्ट्र हित में जब आप कोई इस तरह के कठोर निर्णय लेते हैं तो आपको सदैव सफलता मिलेगी, परिणाम सकारात्मक होंगे और विश्व आपका आदर करेगा, सम्मान करेगा। क्योंकि आपको अगर एग्जिस्ट करना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्र के, जो कि नैतिकता के मूल्यों में बिल्कुल खरा उतरेगा, लेकिन अगर उसको परेशान किया जाएगा तो वो उसका जवाब देने में सक्षम है और देगा। यह हमने धर्म और अधर्म के बीच की ये लड़ाई है। हमारी लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की है। और जिस तरह से अधर्मी काम किया गया इन आतंकवादियों की ओर से, उसके आकाओं की ओर से तैयार किया गया, और उसके बाद देखिए धू धू कर आधी रात को आतंकिस्तान किस तरह से जलता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और रातों की नींद, दिन का चैन, करार सब कुछ गायब है इस समय पाकिस्तान का, उसके हुक्मरानों का। और जनरल मुनीर कहां पर है उसका भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उसके बारे में भी जैसे ही जानकारी मिले प्लीज आप मुझे बताइएगा। उसकी तस्वीर देखना बहुत जरूरी है कि उसके चेहरे का रंग इस समय क्या है। ब्रिगेडियर जगदीप दहिया जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, ये जो लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को समय समय पर बड़ा और कड़ा सबक नहीं सिखाया गया, इसी वजह से आप क्या लगातार उसकी ओर से हमले को अंजाम दिया गया। और लीडरशिप, जैसा कि सर ने कहा है कि एक डिफरेंट पैदा करने की कोशिश की जाती है, और जब आप तुरंत जवाब देते हो, उसके पहले 11 दिन में हमने जवाबी कार्रवाई की थी, सर्जिकल एयर स्ट्राइक के समय में 11 दिन, 12 दिन, और आज 15 दिन के बाद इसको अंजाम दिया गया है। तो बहुत जरूरी है नेतृत्व को यह समझना कि दूसरे देश का सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए उस वक्त जब आपके अपने लोग मारे गए हों और जिनका कोई कसूर नहीं था। जगदीप दहिया जी, बातें नेतृत्व की बुरी बुरी प्रशंसा करनी चाहिए, और जो सिनर्जी है हमारी मिलिट्री में, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बिल्कुल अपॉलिटिकल हैं। आजादी के बाद जिस भी देश में आर्मी मिलिट्री ने हस्तक्षेप किया उस देश का नाश हो गया। हमारी बड़ी पुख्ता लीडरशिप है, और ये जो कार्रवाई की गई ना, इसमें मैं आप एक मेरे को 2 मिनट दीजिए। इसमें जो एस्केलेटरी लैडर का जो ये चक्रव्यूह बनाया है ना भारतीय लीडरशिप ने, इसके अंदर पाकिस्तान की बहुत दयनीय स्थिति है। वो इस स्थिति में है इस समय कि करे तो मरे, ना करे तो मरे। अगर वो, इसका मैं एग्जांपल देता हूं, अभी वो करता है, उन्होंने एलओसी पे अभी अपने आर्टिलरी फायर शुरू किया, जिससे कि हमने जो प्रिसीजन स्ट्राइक किए सिर्फ टेररिस्ट टारगेट्स को, उन्होंने हमारे गाँव में सिविलियंस पे फायर किया, जिसमें वही कैजुअलिटी मिली। और ये जो कैजुअलिटी हुई है, यही रीजन है जो डीजी बीएसएफ और प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई है, होम मिनिस्टर ने भी बताया कि हमारे जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनको सुरक्षित किया जाए, और हमारे बॉर्डर विलेज को पूरी सुरक्षा दी गई है और उनकी पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन उसने आर्टी फायर किया, आर्टी ड्यूज मिले, हमारे पास कैबिलियर ज्यादा है, हमने उनके 10 पाकिस्तान के 10 सैनिक मार दिए गए जो कि आर्टिलरी फायर हमारी विलेज पे कर रहे थे। तो अभी जो ये सीमित अभी जो कार्रवाई होगी ना, ये कार्रवाई होगी जवाबी कार्रवाई। हमने बोल दिया, अब हमने कर दिया अपना काम, लेकिन अगर तुम करोगे तो मारेंगे, अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो पाकिस्तान की जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं बचते हैं। तो इसलिए अब जो आगे भी कार्रवाई होगी सोची समझे तरीके से, हमें जब भी पाकिस्तान कोई कार्रवाई करेगा हमें उसकी डबल पनिशमेंट देनी है। मैं रविंद्र सचदेव साहब की बिल्कुल बात से सहमत हूँ, टिट फॉर टैट, वो एक कदम आगे बढ़ेगा, उसको डबल पनिशमेंट मिलेगी। बिल्कुल, तो इस तरह से इस एस्केलेटरी लेडर को कंट्रोल किया जाएगा। जैसे को तैसा, और अब सिर्फ जैसे को तैसा नहीं, उससे भी 2 कदम आगे ही बढ़ना होगा, क्योंकि शांति के लिए ये काम करना जरूरी है। वो बार बार कहा जाता है ना, भय बिनु
होए ना प्रीत। जब तक डर का आलम नहीं होगा तब तक सामने वाला आपके साथ इसी तरह का बर्ताव करता रहेगा। रविंदर सचदेव जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन उसके पहले जल्दी से अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद कई दिनों से गीदड़ भभके दे रहा पाकिस्तान बैकफुट पर है। युद्ध शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान की ओर से हार स्वीकार की जा चुकी है। If India backs down, we will definitely wrap up this thing. आवाज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की है। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने न केवल ये कबूल किया कि भारत ने देर रात स्ट्राइक की, बल्कि ये भी कबूल किया है कि अगर भारत इसे रोक दे तो वो बातचीत के लिए तैयार है। As far as the attacks of Indian Air Force are concerned, independent Kashmir, one in Muzaffarabad, other Koti, 5 other locations in Pakistan. If India backs down, we will definitely wrap up this thing. ये वही ख्वाजा आसिफ है जो कुछ घंटों पहले भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहे थे, लेकिन भारत की जबरदस्त स्ट्राइक ने अब ख्वाजा की हेकड़ी निकाल दी है। सोशल मीडिया पर छाई आतंकी शिविरों की बर्बादी की तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि भारत का हमला कितना सटीक और खतरनाक था। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया। बहरहाल पाकिस्तान में भारत के हमलों से मातम पसरा है। आतंकियों की लाशें दफनाई जा रही हैं। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अस्पतालों में घूम घूम कर घायल आतंकियों का हालचाल ले रहे हैं, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है, अगर इसी तरह से सरहद पार से आतंकी भेजोगे तो पलटवार हर बार करारा होगा। तो त्राही कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त। आपको बताते चले, धुएं और धूल का गुबार बीती रात से ही उसके चेहरे पर जो उड़ा हुआ है, हवाइयां उसके चेहरे पर साफ साफ, खासतौर से जो बड़े बड़े चेहरे हैं हुक्मरान जो कि गीदड़ भभकी दे रहे थे। और इसी सवाल के साथ नीरज, परमाणु बम की कितनी धमकी दी गीदड़ भभकी, और अब कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान अपने आप को बैक करता है तो हम भी पीछे जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, की तरह जब हम लोग बात करते हैं 26/11 अटैक की, मुंबई अटैक की, तो उस वक्त तक जो भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको ऐसा लगता था कि क्योंकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, अगर हमने कोई रिटेलिएशन किया, उनकी सीमा में जाकर घुसकर हमने मारा, तो हो सकता है वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है, मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। हम डर जाते थे। हम ये मान सकते हैं हम लोग, लेकिन अब की जो लीडरशिप है उसने ऐसे इंतजाम किए हुए हैं कि जो उनकी तरफ की जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो आप चला ही नहीं पाएंगे, उससे पहले ही यहाँ से लॉक कर दिया जाएगा। इसीलिए ये जो पाकिस्तान है इस वक्त डरा हुआ है। जो उसकी ब्लैकमेलिंग थी, जो पिछले 15 दिन से भी कर रहा था कि हम लोग न्यूक्लियर मिसाइल है, वो चला नहीं पाएगा, ये बात आप मानकर चलिए। और अब जब इतना बड़ा अटैक हुआ है, खुद जो अमेरिका के जो विदेश सचिव हैं, यानी मंत्री हैं और NSA भी हैं, मार्को रूबियो, उन्होंने खुद फ़ोन करके कहा, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री जिनसे बात की थी उनसे साफ कहा कि आप देखिए इस तरह की हरकतें ना करें, आप अगर इसका एस्केलेट करने की कोशिश ना करें। इसीलिए उनका रंग उतरा हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है। अमेरिका, चीन, टर्की, तीनों ने साफ मना कर दिया है कि आप इस तरह की कार्रवाई ना करें, भारत आपके खिलाफ और बहुत अमेरिका बड़ी क्यों कार्रवाई साथ कर देगा? सकता है। उसके तो उपराष्ट्रपति यहीं पर थे, JD वेंस, जिस समय आतंकवादियों की ओर से इस हमले को अंजाम दिया गया, उन्होंने तो सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देखी। नीरज, अमेरिका को तो खोलकर आना चाहिए और कहना चाहिए घुस कर मारो, हम साथ दे रहे हैं, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दो। ये वाली लाइन लेने में क्या दिक्कत है अमेरिका को? बिल्कुल, देखिए 2008 से पहले का जो भारत था और अमेरिका के जो संबंध थे वो इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों के संबंध अच्छे नहीं थे उस वक्त तक। पाकिस्तान, क्योंकि उसको अफगानिस्तान में जरूरत थी अमेरिका को, इसलिए वो उसके गोद में खेलता था। लेकिन जब उनको समझ में आया कि ये तो जो स्नेक्स पालते हैं अपने बैकयार्ड में ही पाल रहे हैं ये, और ये स्नेक्स जो हैं उनको भी डसेंगे और अमेरिका को भी डस लेंगे, तब जाके हिलरी क्लिंटन को समझ में आया और उन्होंने कहा कि आप अपने बैकयार्ड में ये सांप ना पालें। अब अमेरिका समझ में आ गया है। अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान ने खेल किया अमेरिका के साथ, जाते जाते भी जो उनके ऊपर अटैक कर दिया, जिस दिन जा रहे थे 2021 में, वहीं पर उन्होंने अटैक करवाया, शरीफुल्ला जो पकड़ के दिया उन्होंने, उसी से अटैक करवाया। तब अमेरिका को समझ में आया कि भारत जो लगातार कहता आ रहा है, 3-4 दशक से कहता आ रहा है कि भाई हम आतंकवाद से ग्रस्त हैं, ये पाकिस्तान से आ रहे हैं, आतंकी आ रहे हैं, ये होम ग्रोन टेररिस्ट नहीं है, हमारे कश्मीरी नहीं है, ये सारे के सारे पाकिस्तान से आते हैं। हाशिम मूसा जो आया है ये पाकिस्तान से आया है। पता ही है ना ओसामा बिन लादेन कहां मिला था, कहां पर छिपकर बैठा हुआ था, ये तो अमेरिका को भी पता है। तो फिर अमेरिका, क्योंकि ये ताकतवर मुल्क हैं, अगर ये आतंकवाद जैसे मुद्दों पर डबल स्टैंडर्ड रखेंगे तो फिर बाकी मुल्कों का क्या होगा? क्यों नहीं तय कर लेते हैं जो बड़े बड़े मुल्क हैं कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? नीरज, ये आपसे ही सवाल है
क्यों नहीं तय कर दिया जाता है इसको? इस बार बिल्कुल तय है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार आई है, प्रशासन आया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि आप आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ें और हम आपके साथ हैं। इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप है, चाहे जेडी वेंस है जो आए थे, चाहे विदेश सचिव हो, उनके एनएसए हो, उनके रक्षा सचिव हो, वो सारे के सारे एकदम ऑन बोर्ड हैं, भारत के साथ हैं। सबसे पहले आपको किसने फोन किया? आपको रशिया के राष्ट्रपति ने फोन किया प्रधानमंत्री मोदी को, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि जो उनके यहाँ पर अटैक हुआ पिछले साल जो कॉन्सर्ट हॉल में, वो भी पाकिस्तान के ही तार जुड़े हुए, आईएसआईएस खुरासान के तार जुड़े हुए पाए गए। तो उनको भी समझ में आ रहा है, इन बड़े देशों को समझ में आ रहा है। इंग्लैंड और फ्रांस की अपनी दिक्कतें हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भारत ने रशिया का इतना अपोज नहीं किया यूक्रेन वॉर में, उनकी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन फ्रांस के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। रफाल फाइटर जेट्स जिन्होंने किया है वो हमने वहीं से लिए हैं, और अभी पिछले महीने जो हमने डील की है 26 और एक्स्ट्रा नेवी के साथ, वो भी हमने फ्रांस के साथ की है। उनके मिराज 2000 फाइटर जेट्स से ही हमने बालाकोट में स्ट्राइक की। मैक्रो के बहुत अच्छे संबंध है राष्ट्रपति के फ्रांस के भारत के प्रधानमंत्री के साथ, तो ये सब समझ में आ रहा है। चीन एक ऐसा देश था P5 जो कि भारत को अड़ंगा लगाता था हर चीज में, लेकिन इस बार आतंकवाद में वो भी भारत का साथ देगा। चित्रा, आप ये मानकर चलिए, वो पाकिस्तान को समझाएगा और बताएगा कि आप कोई भी ऐसी हरकत ना करें, नहीं तो भारत आपके ऊपर डबल जो है स्ट्राइक कर सकता है। रविंदर सचदेव जी, आपके पास आते हुए अब बीच में आपसे संपर्क टूट गया था। मेरा ये सीधा सा सवाल है, आतंकवाद जैसे मसले पर भी ये गुड टेररिज्म, ये बैड टेररिज्म, ये तुम्हारे देश के भीतर का है, ये हमारे देश के भीतर का है, दुनिया भर के मुल्कों की ओर से ये तरीका क्यों अख्तियार किया जाता है? मानवता के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, जो बेकसूर लोगों की जान लेते हैं, उनके खिलाफ तो पूरी दुनिया को एकजुट हो जाना चाहिए, और जहां पर भी आतंकवादी अड्डे हो मिलकर मारना चाहिए, ताकि किसी देश की ऐसी हिम्मत और हिमाकत नहीं हो पाए वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादियों को पालने पोसने में करे। क्यों नहीं हो पाता है ऐसा? You're so right, चित्रा जी, क्यों नहीं हो पाता, और अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाएगा। हम जितना भी होप करें, प्रयास करें, ये हो नहीं पाएगा। एक इसका सबसे बड़ा रीजन एक ये है कि आपका आतंकी जो है वो मेरा फ्रीडम फाइटर है, इस डेफिनेशन को रिजॉल्व नहीं कर पाए। मेरे विचार से अगर इसको अगले लेवल पे हमें ले जाना है, आतंक है, हमें इसको पोजीशन करना चाहिए वायलेंस पे, या नॉन वायलेंस कहें, कि कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। अब फ्रीडम फाइटर वो वायलेंस करे वो भी गलत है, और आतंकी करे वो भी गलत है। आई थिंक अगर उस उस ऊंचाई पर हम ह्यूमैनिटी पहुंच पाए तब शायद ये कम होगा। अदरवाइज मेरा तो फ्रीडम फाइटर, आप उसे आतंकी कहें ओवरऑल। सेकेंडली, अमेरिका का जो है स्पेशली अब की बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भारत के प्रति इनका रवैया आई थिंक बहुत ही क्लियर, बहुत ही सपोर्टिव, एब्सोल्युटली। आप देखिए, सबसे पहले आई थिंक इस अटैक के बाद हमारी एम्बेसी ने अमेरिका में अपना स्टेटमेंट निकाला था, गिविंग ऑल द डिटेल्स, राइट। शायद कहीं और वर्ल्ड कैपिटल्स में भी करा होगा, पर हमने यूएस में क्यों निकाला? क्योंकि यूएस को हम क्लियर पिक्चर प्रेजेंट करना चाहते हैं और वो समझते हैं। जहां तक रहे ट्रंप की दो तरह की अप्रोच है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि मेरे को दुनिया में किसी से मतलब नहीं, जिसको लड़ना है वो, मैं तो अमेरिका फर्स्ट बनाऊंगा। बट ऑन दी अदर हैंड, ट्रंप दुनिया में भी अमेरिका फर्स्ट बनाना चाहता है, तो वो कहता है मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, ये चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, ट्रंप मेरे विचार से अपना हैंड्स ऑफ करके चल रहा है। आपको याद होगा बांग्लादेश के मामले में उसने कहा था हाँ वो तो भारत संभाल लेगा, याद है कुछ महीनों पहले और समथिंग बांग्लादेश के मामले में। तो सिमिलरली आई थिंक पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर के भी ट्रंप की सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स इत्यादि हैं, उनसे बहुत हम मेरे ख्याल से क्लोज संपर्क में, कोऑर्डिनेशन में रहे होंगे। मेरे विचार में हम ऑलरेडी इनसे आधी स्क्रिप्ट तय कर चुके होंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं और आगे आप क्या करोगे, पाकिस्तान को कैसे दबाओगे। पीछे बैक चैनल्स में इनके साथ, सऊदी अरबिया के साथ, अरब एमिरेट्स के साथ हम कर चुके होंगे। तो ये इनका ट्रंप का ऑपरेटिंग स्टाइल इस समय साउथ एशिया में हमारे कॉन्टिनेंट के रिगार्डिंग आई थिंक उस तरह से लग रहा है कि मैं अपना हैंड्स ऑफ अप्रोच है, जो हो रहा है इंडिया करे, सही करे, बाकी हमारी सरकार यानी कि अमेरिकी सरकार विल बी फुल्ली कोऑपरेटिंग विद इंडिया। तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर भारत को क्या करना होगा? जब भी हम बैलेंस ऑफ पावर का हिस्सा बनते हैं, शक्ति संतुलन का, तो उस समय कुछ देश आपके साथ खड़े होते हैं, कुछ आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। लेकिन उसके पहले जल्दी से एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। भारत के जवाबी हमले में आतंकी मसूद अजहर तो बच गया, लेकिन अब वो घुट घुट कर जीने को मजबूर है। आतंकी मसूद के परिवार के 14 लोग भारत की जवाबी कार्रवाई में मार गिराए गए। भारत के आम लोगों की जान का दुश्मन अजहर अब अपनों की मौत का मातम मना रहा है। एक झटके में हम भारतीयों पर आतंकी हमला कराने का ऑर्डर देने वाले
जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को आज अपनों की मौत के दर्द का एहसास हुआ। पाकिस्तान के बहावलपुर में अपने इस आलीशान हेडक्वार्टर में ही मसूद अजहर आतंकियों को भी रखता था और अपने परिवार के लोगों को भी। आज रात 1 बजे जब भारत की मिसाइलें आतंकी हेडक्वार्टर पर बरसी तो उसकी जद में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग भी आए। उन सभी की मौत हो गई। परिवार की मौत के बाद मसूद ने एक चिट्ठी जारी की। कहा, दिल करता है कि काश मैं भी इस हमले में मर जाता। खैर, मरना तो उसे था ही, किस्मत अच्छी थी, बच गया। अब जिन आतंक परस्त लोगों की मौत हुई उनके शवों को जैश के हेडक्वार्टर से निकाल लिया गया है। जिस एम्बुलेंस में आतंकियों और उनके परिवारों के शव थे उन्हें पाकिस्तान के आम लोगों ने घेर लिया था। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद अब छाती पीट कर मसूद अजहर भारत से बदला लेने की गीदड़ भभकी दे रहा है। फिलहाल पाकिस्तानी एजेंसियों ने उसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं छिपा कर रखा है। अब मसूद अजहर का भी अंत करीब ही है। अब तो वो कह ही रहा है कि मुझे भी मार डालो, तो वो बस अपना एड्रेस बता दे। अगर उसको मरने का इतना शौक है तो हमारी सेना उसको उसके अंजाम तक पहुंचा देगी। और इसी बात का इंतजार ब्रिगेडियर साहब, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए जगदीप दहिया जी, अब 14 लोग मारे गए हैं तो उसको पता चल रहा है कि अपनों की मौत का दर्द क्या होता है, और अब ये कह रहा है कि काश मैं भी मर जाता। पहलगाम में जो हादसा हुआ उससे पहले उरी में जो हादसा हुआ और पुलवामा में जो हुआ, इस समय जो देश की जो भावनाएं हैं उनको हम पूरी तरह समझते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी जो सिंबॉलिक जो ऑप्टिक्स हैं, लेडीज से ब्रीफिंग करानी, ये पूरी भावना को हम पूरी कदर करते हैं। और ये भावना, ये जो देश की जो भावना है ना, इस भावनाओं ने ये ड्राइव किया है। लेकिन जो मिलिट्री सोल्यूशन है वो मिलिट्री प्रोफेशनल मैनर में की गई है। देश की भावना ने प्रेरित किया है उसको, मिलिट्री सोल्यूशन को। लेकिन मिलिट्री सोल्यूशन में कोई भावना नहीं होती, उसमें स्ट्रेटजी बनाई जाती है, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किए जाते हैं और उसको कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। जो ये बोला मसूद अजहर, उनकी जो ये 14 परिवार के आदमी मारे गए हैं, देश को यकीन दिलाना चाहते हैं कि वी आर ट्रैकिंग मसूद अजहर ऑल्सो, और गिवन अपॉर्चुनिटी जैसे ही अगली जवाबी कार्रवाई में अभी थोड़ा इंतजार होगा, देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। और जैसे कि ये सारी इंटेलिजेंस हमारे पास पुख्ता इंटेलिजेंस थी और इतने स्पेसिफिक टारगेट और स्टीक टारगेटों पे बिल्कुल निशानेबाजी से जो हमने कैजुअलिटी पहुंचाई है, इससे ज्यादा कैजुअलिटी के लिए हमारे पास डाटा, हमारे पास प्लान्स, हमारे पास सारी कॉन्टीजेंसीज तैयार है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। और भारतीय सेना की ओर से रात को 1:28 पर जो वीडियो इंडियन आर्मी की ओर से ट्वीट किया गया था सोशल मीडिया पर, वो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि 25 मिनट का ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर था, उसके पूरी तरह से सफल हो जाने के बाद जो सबसे पहला वीडियो हमारी आर्मी की ओर से शेयर किया गया था, वो वही वीडियो है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी, अब तो आतंकवादी ऐसे त्राहिमाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि जब अपने मारे जाते हैं तो होता है क्या, लेकिन उसके बावजूद दहशतगर्दी पर वो आमादा रहेंगे, मौके की तलाश में रहेंगे कि जैसे ही मौका मिले और उसके बाद फिर से हिंदुस्तान के भीतर दहशतगर्दों को भेजे। लेकिन इसी के साथ ही साथ एक और बड़ी चिंता का विषय है, जो हमारे खुद अपने लोग हैं, जो हिंदुस्तान के भीतर के गद्दार हैं। कई ऐसे गद्दारों को सबक सिखाया गया, कई ऐसे युवाओं को बरगलाकर पाकिस्तान लेकर गया, अपने साथ वहां पर ट्रेनिंग दिलाया गया। ऐसे लोगों से कैसे निपटें? बिना उनके सपोर्ट के इतना बड़ा पहलगाम में हमला नहीं हो सकता था। चित्रा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब तक लोकल सपोर्ट, ओवरग्राउंड वर्कर्स का वहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट, नेविगेशन सपोर्ट, बाकी रेकी वगैरह करने में सपोर्ट नहीं होता, तो कोई भी जिस तरह से आतंकवादी हमला किया पहलगाम में, वो नहीं सफल नहीं हो सकता था। और ये हुआ है। इसके लिए सबसे ज़रूरी मैं समझता हूँ एक जागरूकता की ज़रूरत है, वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट की ज़रूरत है और राष्ट्रीयता की ज़रूरत है। हमको इन सब के जरूरी तो राष्ट्रीयता ही है। बिल्कुल, ऐसे लोगों को अलग सा चैप्टर पढ़ाया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा इसी की कमी है उनमें। हमको अभी तक जो 370 में एक बड़ा अचंभा होता था कि वहाँ पे जो एक्ट भी जो हमारा इंडियन पीनल कोड वहाँ पे नहीं लागू होता था। मैं जब वहाँ पे नौकरी करता था
तो उस वक्त बड़ा आश्चर्य होता था कि जब हम वहाँ पे किसी को पकड़ते थे या कुछ करते थे तो उनके लिए भी रणवीर पैनल कोड अलग अलग बनता था। तो ये सब चीज़ें थी, वो चीज़ों को धीरे धीरे इनको भारत की जनमानस के साथ मिलने में थोड़ा सा और समय लगेगा। बहुत कुछ बदल गया है, बहुत बदल गया है, बिल्कुल। पहलगांव में ये आतंकी घटना हो गई, लेकिन मैं 3 साल पहले 2022 में कश्मीर में था जी। और 370 के बदल हटने के बाद जो माहौल देखा वो बहुत ही सुखद था किसी भी भारतीय के लिए। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते होते हैं ये कुछ देशों को छोड़ के है, एक रशिया भी है और एक इजराइल भी है जो कि भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है। बाकी जितने भी हैं ये सब इंटरेस्ट जब होगा उस वक्त आपके साथ रहेंगे, नहीं तो आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि हम वी मैटर, और उसके लिए आपको सक्षम बनना पड़ेगा, सशक्त बनना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस रखनी पड़ेगी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्टेबल गवर्नमेंट, ये सब चीजें जब तक नहीं होंगी भारत में। कश्मीर की उस आवाम की भी जिम्मेदारी है जो शांति, स्थिरता, तरक्की चाहती है, विकास चाहती है, वो जो चाहती है कि उसके बच्चे आतंकवाद में लिप्त नहीं हों। आप अपने बच्चों के बारे में इस तरह की कोई भी जानकारी अगर छिपा कर रखेंगे तो फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो तो मारा जाएगा ही, परिवार वालों के लिए भी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। और इसी वजह से अगर कभी भी आपको लगे कि इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, आप जाकर सुरक्षा बलों से संपर्क करें, अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि देश है तभी हम सब हैं और देश सबसे पहले होना चाहिए। और वही आज हमारी तमाम फोर्सेस की ओर से संयुक्त कार्रवाई में इस बात को सामने भी रखा गया है। मुंहतोड़ जवाब लगातार पाकिस्तान को मिलता रहेगा तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता है, जब तक